नमस्कार, मैं हेमंत सर। एडवांस क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो बच्चों यहाँ पर बात करेंगे, देखो हम साइंस में एक टॉपिक के बारे में। टॉपिक ऐसा जो कि आप लोगों को सभी एग्जाम में काफ़ी मदद करेगा, हेल्पफुल टॉपिक है आप लोगों को। देखो ये ऐसा टॉपिक है जो कि रेलवे हो, एसएससी हो, पटवार हो या एसआई, कोई सा भी फील्ड, प्रत्येक फील्ड के लिए एक कॉमन टॉपिक है और इससे क्वेश्चन हमेशा बनता ही बनता है। बात करें आज का जो टॉपिक होगा वो क्या होगा, आप जानना चाहते हो सब कि सर इतना इंटरेस्टिंग टॉपिक है कौन सा वास्तव। तो देखो यहाँ पर आज जो हम बात करेंगे टॉपिक के बारे में वो है हमारे पास यहाँ पर ब्लड, या जिसे हम कहते हैं रक्त। तो बच्चों आज हम ब्लड के बारे में जानेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं कि ब्लड जो है कि सर ब्लड का अध्ययन क्या होता है, स्टडी ऑफ ब्लड क्या कहा जाता है। तो बात की जाए ब्लड के अध्ययन के बारे में कि स्टडी ऑफ ब्लड होता क्या है, तो इसे कहा जाता है हेमेटोलॉजी। तो हेमेटोलॉजी में बात करें तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हेमेटोलॉजी में ही ब्लड का अध्ययन किया जाता है। अब बात की जाए कि एक क्वेश्चन जो बनता है यहाँ से हमेशा ब्लड के टॉपिक से, और आपसे जानना चाहता है कि सर जो ब्लड है लगभग कितनी मात्रा होती है एक सामान्य मनुष्य में। तो देखो सामान्य मनुष्य में कई बार क्वेश्चन आता है कि कितनी मात्रा होती है रक्त की, तो हम यहाँ पर मात्रा के बारे में बात की जाए कि कितनी मात्रा है। तो यहाँ पर आपको कभी भी अगर इस प्रकार से क्वेश्चन आ जाए कि एक सामान्य मनुष्य में रक्त की कितनी मात्रा होती है, तो आप लोग हमेशा ध्यान रखो कि लगभग रक्त जो होता है वो होता है लगभग 5 से 6 लीटर। ठीक है। कई बार आता है क्वेश्चन में, कंपैरिजन में आप लोगों से क्वेश्चन जानना चाहता है, आप लोगों से जानना चाहता है कि चलो ठीक है, आप लोगों ने जैसे कि जानकारी दी कि एक सामान्य मनुष्य में रक्त की मात्रा होती है 5 से 6 लीटर। कंपैरिजन में यदि क्वेश्चन आए कि महिला और पुरुष में यदि बात की जाए ब्लड के बारे में कि महिला पुरुष में रक्त बराबर होता है या अलग अलग होता है, तो अगर कंपैरिजन को लेकर ये क्वेश्चन कभी बनता है तो आप लोग उस क्वेश्चन को हमेशा अटेम्प्ट करो और उसको केवल इतना सा ध्यान रखो कि एक सामान्य मनुष्य में जैसे कि मात्रा बताई गई 5 से 6 लीटर। अगर कंपैरिजन कराता है और आपसे जानना चाहता है कि महिला या फीमेल के बारे में बात करता है, तो महिलाओं में रक्त की मात्रा पुरुष की अपेक्षा में कुछ कम होती है। तो आप लोग ध्यान रखो कि लगभग ½ लीटर, लगभग कितना, ½ लीटर रक्त जो है महिला में पुरुष की अपेक्षा में कम होगा। तो कंपैरिजन में आपको इतना ध्यान रखना है, अपोजिट पूछ ले कि पुरुषों में महिला से कितना अधिक होता है, तो आप इसको क्या कर दोगे कि पुरुषों में महिला से ½ लीटर अधिक होगा। अब बात की जाए कि चलो यहाँ तक अच्छी बात है, फिर आगे जानते हैं कि हमारा जो ब्लड है, इस ब्लड में एक क्वेश्चन और आता है कि ब्लड जो है ये किस प्रकार का टिश्यू होता है। तो टिश्यू के बारे में बात की जाए कि हमारा ब्लड जो है किस प्रकार का टिश्यू या ऊतक है, तो बात करते हैं कि हमारा जो रक्त है ये एक प्रकार का संयोजी, तो हमारा ब्लड जो है एक प्रकार का संयोजी ऊतक है। संयोजी ऊतक का मतलब ये है कि ये कनेक्ट करता है हमारे शरीर के जितने भी ऑर्गन है, हमारे शरीर के जितने भी पार्ट्स है, आप सब जानते हो कि वो किसके माध्यम से कनेक्ट हो सकते हैं, केवल ब्लड के माध्यम से। तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि हमारे शरीर में जो प्रमुख कनेक्टिंग कार्य कर रहा है या कनेक्ट कर रहा है हमारे शरीर के सभी पार्ट्स को, तो वो केवल और केवल हमारा ब्लड है, इसलिए इसको कहा जाता है एक संयोजी ऊतक। देखो आगे बात करते हैं, तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है आप लोगों के बाद कि चलो ठीक है संयोजी ऊतक है, आपसे जानना चाहता है कि हमारा रक्त जो है इसका पीएच मान कितना होता है, पीएच वैल्यू कितनी होती है। तो रक्त की पीएच वैल्यू के बारे में बात की जाए तो पीएच वैल्यू के बारे में बात करते हैं कि रक्त का पीएच मान कितना होता है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से। तो पीएच वैल्यू जो है हमारे ब्लड की वो होती है लगभग 7.4, ये पीएच वैल्यू है। तो आपको ध्यान रखना है कि पीएच मान जो है हमारे रक्त का कितना होता है, हमेशा 7.4 होता है। देखो कई सारे बच्चे नहीं जान पाते कि सर पीएच वैल्यू क्या होती है, हमको थोड़ा डीप में बताओ पीएच वैल्यू के बारे में। तो हम पीएच वैल्यू को थोड़ा डीप में समझते हैं कि सर पीएच वैल्यू क्या है और इसमें हम कैसे निर्धारित करें कि हमारा ब्लड खट्टा होगा या क्षारीय होगा। तो देखो ब्लड का निर्धारण अगर आप इस पीएच स्केल से लगाना चाहते हो तो इसको थोड़ा सा देखते हैं, हम समझते हैं क्या है ये पीएच स्केल।
तो देखो यहाँ पर बच्चों आप सभी को एक स्केल के बारे में बताया गया है जो कि पीएच स्केल है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्केल होता है पीएच स्केल। देखो हमारे केमिस्ट्री में इस स्केल के बिना कुछ काम नहीं हो सकता, क्योंकि प्रत्येक रसायनों की प्रवृत्ति के बारे में ये स्केल बता सकता है। इस स्केल को खोजा था सोरेनसन ने। जब कोई बच्चा केमिस्ट्री पढ़ेगा तो केमिस्ट्री में इस स्केल की काफ़ी ज़्यादा जानकारी ली जाएगी। प्रत्येक द्रव की प्रवृत्ति को इस स्केल पर ही अंकित किया जाता है। तो जैसे कि आप लोगों को देखा गया है कि यहाँ पर सर कि आपने ब्लड का पीएच वैल्यू बताया, तो इसके अकॉर्डिंग हमको बताओ इसमें कैसे हमारे रक्त का क्षारीय प्रवृत्ति होगी, अम्लीय होगी। तो इस स्केल से समझते हैं। देखो इस स्केल में आप लोगों को काउंटिंग दिख रही होगी, यहाँ पर 0 से लेकर लगभग 14 तक इसके अंदर काउंटिंग है। 0 से 14 तक इसमें अंक बने हुए हैं। अगर इस स्केल में बात की जाए तो इस स्केल में यदि हम इस 7 से लेके इस स्केल में यदि हम कहां से स्टार्ट कर लें, यहां 7 से लेके स्टार्ट करें और कहां तक चल जाए 0 तक। अगर द्रव की प्रवृत्ति इस प्रकार से होगी 7 से लेके धीरे धीरे कम होती जाए, जैसे कि 7 से हो रही है 6, 5, 4, 3, 2, 1, ऐसे किसी भी द्रव का मान यदि 7 से धीरे धीरे नीचे की साइड जा रहा है, कम होता जा रहा है, तो इस कंडीशन में आपको हमेशा ध्यान रखना है कि द्रव जो होता है ये हो जाता है अम्लीय। तो द्रव कैसा हो जाएगा, एसिड प्रवृत्ति का हो जाता है, अम्लीय प्रवृत्ति का हो जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। यदि तो आपको ध्यान रखना है कि किसी भी द्रव का पीएच मान यदि 7 से कम हो रहा है तो आप क्या मानोगे उसे कि सर वो अम्लीय प्रवृत्ति को हो जाए, खट्टापन आ जाता है उसके अंदर हल्का फुल्का। तो इसी प्रकार से 7 से कम नहीं जा रहे हैं, जैसे कि 6, 5, 4, 3, 2, 1 कुछ भी, तो द्रव की प्रवृत्ति हो जाएगी हमेशा एसिटिक या अम्लीय प्रवृत्ति। लेकिन इसके अपोजिट यदि आते हैं कि किसी भी द्रव का मान 7 से क्या हो जाए, बढ़ जाए। यदि किसी भी द्रव का मान 7 से अधिक हो जाए, जैसे कि 8, 9, 10, 11, 12 या 14 तक, अगर किसी भी द्रव का मान 7 से अधिक जा रहा है तो इस कंडीशन में आप लोगों को ध्यान रखना है केवल एक छोटी सी बात का कि जब 7 से कम था तो सर एसिटिक बताया था सर ने, जब 7 से अधिक है तो ऑटोमेटिक आप ध्यान रखो कि द्रव की प्रवृत्ति कैसी हो जाएगी, क्षारीय। मतलब द्रव हो जाएगा क्षारीय प्रवृत्ति का। इसको आप कह सकते हो कि सर ये बेस प्रवृत्ति है, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं बेस। तो आपके द्रव की जो प्रवृत्ति है वो इस स्केल ने बता दी, 7 से कम है तो एसिटिक है, 7 से अधिक है तो क्षारीय। लेकिन कई बार क्वेश्चन आता है कि सर यदि इस पर पीएच वैल्यू पर यदि किसी द्रव का मान क्या है, एग्जैक्ट 7 है, ना तो कम है ना अधिक, एग्जैक्ट कैसा है 7 है, तो इस कंडीशन में द्रव कैसा होगा। तो यदि किसी भी द्रव का पीएच मान 7 है तो आप लोग नॉर्मल जानते हो कि हम क्या करते हैं, H2O, जिसको हम कहते हैं साधारण पानी, जल। हम जो जल पीते हैं, आप लोगों ने पिया, सब जानते हैं कि जल का स्वाद हम सब जानते हैं अच्छे तरीके से, ना तो हमको खट्टा लगता है और ना ही हमको क्षारीय लगता है। तो जल जो है वो इस प्रकार का द्रव है, उसकी प्रवृत्ति उदासीन होती है। तो आपको ध्यान रखना है किसी भी द्रव का मान यदि 7 है तो उसकी प्रवृत्ति कैसी रहेगी, उदासीन। तो ये आपको ध्यान रखना है। मतलब द्रव ना तो खट्टा कहलाएगा और ना ही क्षारीय, बिल्कुल उदासीन प्रवृत्ति का रहेगा, न्यूट्रल प्रवृत्ति रहेगी, जैसे कि हमारा साधारण जल होता है, पानी होता है, जिसको हम यूज करते हैं। तो पीएच स्केल की बात आप लोगों ने जाना यहाँ पर पीएच स्केल के बारे में। थोड़ा सा इसमें एक प्रमुख टॉपिक को और जानते हैं। एक क्वेश्चन क्या हुआ था, देखो कई बार पिछले बार पेपर में, जैसे कि आप लोगों ने प्रारंभ में बात करी थी कि एक सामान्य मनुष्य में कितनी मात्रा होगी, 5 से 6 लीटर। नेक्स्ट जो इससे प्रीवियस एग्जाम थे उसमें एक क्वेश्चन आया था इस प्रकार से कि एक साधारण मनुष्य में ब्लड की मात्रा शरीर के वजन का कितना होती है। अगर इस टाइप से क्वेश्चन बन जाएगा तो आप इससे कैसे लगा पाओगे अनुमान। तो अगर कभी भी हमारे वजन के अकॉर्डिंग ब्लड की मात्रा जानना चाहता है कि हमारे शरीर का वजन का कितना पार्ट होता है ब्लड, तो आपको ध्यान रखना है कि हमारे शरीर का लगभग 7% पार्ट, कितना पार्ट, लगभग 7% पार्ट जो होता है वो ब्लड का बना होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये तो देखो कुछ कॉमन जानकारी थी। आगे बात करते हैं। देखो आगे बात करें तो हमारा जो ब्लड है इसमें मुख्य रूप से 2 प्रमुख पदार्थ पाए जाते हैं। हमारे रक्त में कितने पदार्थ पाए जाते हैं, मुख्य रूप से 2 प्रमुख पदार्थ पाए जाते हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये दोनों प्रमुख पदार्थ ही हमारे लिए बहुत ज्यादा यूजफुल भी हैं। बात करते हैं कि हमारे ब्लड में कौन कौन से 2 प्रमुख पदार्थ पाए जाते हैं। तो यहां से हम बात करेंगे कि हमारे जो है इसमें कौन कौन से 2 प्रमुख पदार्थ पाए जाते हैं। तो देखो हमारे ब्लड में 2 प्रमुख पदार्थ कौन कौन से हैं, इनके बारे में जानते हैं।
तो हमारे रक्त में दो प्रमुख पदार्थ के लिए हम यहाँ पर एक टेबल का निर्माण करते हैं, यहाँ पर इस प्रकार से। तो हम इस प्रकार से दो प्रमुख पदार्थों के बारे में जानते हैं कि कौन कौन सा है। फर्स्ट नंबर पर बात की जाए तो देखो, फर्स्ट नंबर पर हमारे रक्त में उपस्थित प्रमुख पार्ट है जिसे हम जानते हैं किस नाम से, प्लाज्मा के नाम से। तो आपको ध्यान रखना है कि हमारे रक्त का जो पहला वाला पार्ट होता है इसे हम कहते हैं सर प्लाज्मा। फर्स्ट पार्ट प्लाज्मा हो गया। सेकंड पार्ट के बारे में बात करें तो सेकंड पार्ट जो होता है इसे कहा जाता है ब्लड क्रॉपुसेल्स, या इसे कहा जाता है हिंदी में रुधिराणु। ठीक है, तो हमारे ब्लड में देखो यहाँ पर बच्चों दो प्रमुख पार्ट हुए, एक तो हुआ है प्लाज्मा का और एक कौन सा हो गया यहाँ पर, रुधिराणु, जिसे कहा जाता है ब्लड क्रॉपुसेल्स। अब देखो यहाँ पर सबसे जनरली क्वेश्चन क्या बनता है इन दो प्रमुख पदार्थों में। सबसे पहले आप लोगों से जानना चाहता है कि हमारे रक्त में जो प्लाज्मा है ये हमारे ब्लड का लगभग कितना प्रतिशत भाग होता है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इन दो पार्ट में प्लाज्मा कितना परसेंट होता है हमारे ब्लड में। तो हमारे ब्लड में जो प्लाज्मा है इसका लगभग पार्ट जो है हमारे ब्लड में होता है लगभग 55 to 60% पार्ट। ठीक है, तो हमारे ब्लड में प्लाज्मा का पार्ट होता है, आपको ध्यान रखना है कि लगभग 55 से 60% भाग तो सर प्लाज्मा होता है। अब जब फर्स्ट पार्ट आपको मालूम पड़ गया तो सेकंड तो आप लोग जनरली बता ही सकते हो कि सर जब फर्स्ट पार्ट 55 से 60 है तो हम 100 में से लेस करेंगे तो सेकंड पार्ट निकाल लेंगे। तो ऑटोमेटिक आप समझ गए होंगे कि सेकंड पार्ट इसका कितना बच रहा है आपके पास, 40 to 45%। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कि आपके पास दो पार्ट आएंगे, एक तो है प्लाज्मा और एक है रुधिराणु। जब प्लाज्मा 55 to 60 है तो ऑटोमेटिकली कितना बचेगा, 40 to 45%। अब बात करते हैं यहाँ पर प्लाज्मा के बारे में कि सबसे पहले सर हम प्लाज्मा को क्लियर कर लेते हैं, आगे सेकंड पार्ट पर बाद में चलेंगे। प्लाज्मा को क्लियर करते हैं तो प्लाज्मा में समझते हैं हम सबसे पहले इसके प्रमुख कार्य के बारे में कि वर्किंग क्या है इसकी, क्या कार्य करता है ये प्लाज्मा हमारे ब्लड के अंदर। तो देखो कार्य को समझे तो प्लाज्मा का कार्य बिल्कुल सरल सा, बिल्कुल सिंपल कार्य करता है हमारे शरीर में। सब जानते हो, देखो एक छोटे से क्वेश्चन का जवाब सबसे पहले मैं आप लोगों से जानना चाहूंगा। जैसे कि क्या होता है, एक साधारण मनुष्य खाना खाता है कभी भी, तो आप सब जानते हो कि हम खाना खा रहे हैं, खाना खाने का मेन पर्पस क्या होता है। तो खाना खाने का मेन पर्पस ये है कि हमको क्या हो, उससे ऊर्जा मिल जाए या हमारे शरीर का विकास हो। तो हम जो भी खाना खाते हैं उस खाने में हमारे काम क्या आता है, केवल उसमें उपस्थित जो पोषक तत्व होते हैं वो पोषक तत्व हमारे खाने के लिए काम में आते हैं। अब क्या होता है कि जितने भी पोषक तत्व हमने खाया खाना, ये सारे पोषक तत्व जाकर लास्ट कंडीशन में कहाँ पर जाके मिल जाएंगे, हमारे ब्लड में जाकर मिल जाएंगे। तो प्लाज्मा में इसी कंडीशन को बताया गया। प्लाज्मा का कार्य केवल इतना सा है कि हमारे शरीर में जो भी पचा भोजन है, हमारे शरीर में जो भी पचा भोजन, मतलब पचा भोजन आप समझ गए होंगे कि सर किसके बारे में बात कर रहे हैं। तो पचा भोजन प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट या जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं, मिनरल्स, वो सब के सब इसके अंदर आइए। मतलब जितना भी पचा हुआ भोजन है प्लस हमारे शरीर में जितने भी हार्मोन हमारे शरीर में होते हैं, ये सभी हार्मोन किस में जाकर मिल जाते हैं, हमारे प्लाज्मा में जाकर मिल जाते हैं। अब हमारे शरीर में जितने भी पचा हुआ भोजन और हार्मोन्स प्लाज्मा में मिल गए, तो मिलने के बाद क्या करेंगे, इस प्लाज्मा के माध्यम से ही पूरे शरीर में क्या होंगे, प्लाज्मा के माध्यम से पूरे शरीर में सर्कुलेट, संचालित होते रहेंगे। अब ये पूरे शरीर में सर्कुलेट हो रहे हैं तो इसी के माध्यम से ही तो हमको एनर्जी मिल रही है, नहीं तो हमारे शरीर में भोजन या पचे हुए भोजन को या हार्मोन्स को सर्कुलेट करेगा कौन। तो इसका कार्य इतना सा, ये पचे हुए भोजन और हार्मोन्स को पूरे शरीर में सर्कुलेट, संचालित कौन कर रहा है, वो प्लाज्मा कर रहा है। आगे बात करें कि सर इसके अलावा और क्या प्रमुख खास बात है हमारे प्लाज्मा में। तो देखो प्लाज्मा में इसके अलावा एक प्रमुख खास बात यह है कि यहां पर एक प्रोटीन है। हमारे प्लाज्मा वाले पार्ट में एक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोटीन है और इसके बारे में कई बार क्वेश्चन बनता है। बात करें कि ये कहाँ, यहाँ पर कौन सा प्रोटीन उपस्थित होता है। तो देखो हमारा जो प्लाज्मा वाला पार्ट है, यहाँ पर एक प्रमुख प्रोटीन है जिससे हम कहते हैं, यहाँ पर नाम दिया गया है फाइब्रिनोजिन। ठीक है, तो इस प्रोटीन को नाम दे दिया गया है फाइब्रिनोजिन नामक एक प्रोटीन है यहाँ पर। अब देखो ये प्लाज्मा में पाया जा रहा है,
तो आप लोगों से जानना चाहेगा कि सर ये जो प्रोटीन है क्या कार्य करता है। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रोटीन है फाइब्रिनोजेन, और इसके कार्य को समझिए, इस प्रोटीन के कार्य को। तो इस प्रोटीन का कार्य केवल और केवल इतना सा है कि हमारे शरीर में जो क्या करता है, ये रक्त का थक्का, हमारे शरीर में रक्त का थक्का जमाने में सहायता करता है। तो आपके कभी भी क्वेश्चन आए कि निम्न में से फाइब्रिनोजेन प्रोटीन का क्या कार्य है, तो आप लोग क्या बताओगे कि सर रक्त का थक्का जमाने में सहायता करने वाला प्रोटीन है। लेकिन यहाँ पर फिर भी एक बात को लेकर कंफ्यूजन है, कई सारे बच्चे नहीं समझते कि सर रक्त का थक्का है क्या वास्तव में। तो देखो रक्त के थक्के को समझते हैं थोड़ा सा पहले डायरेक्ट। तो रक्त के थक्के के बारे में बात की जाए तो रक्त का थक्का क्या होता है, इसमें जैसे कि मान लो सामान्य अवस्था में किसी व्यक्ति को चोट लग जाए किसी भी भाग पर, तो क्या होता है चोट लगने पर, जैसे कि मान लो आज हमारे हाथ पे, मेरे हाथ पर कहीं चोट लगी, तो मैं क्या करूंगा, फर्स्ट एड में मेरे हाथ पर जहां भी चोट लगी ब्लड निकल रहा है, मैं वहां पर ऐसे रोक लगा दूंगा। मैंने क्या कर दिया, ब्लड को वहां रोक दिया। 2 या 5 मिनट बाद जैसे मैं हाथ हटाऊंगा मेरा ब्लड वहां का वहीं क्या हो जाएगा, जम जाएगा। इस प्रोसेस को यहां पर कहा गया है रक्त का थक्का जमना, जो कार्य हमारा कौन सा प्रोटीन करता है, फाइब्रिनोजेन। देखते इमेज के माध्यम से भी समझते हैं इस बात को हम कि किस प्रकार से ये प्रोसेस होता है रक्त के थक्के का। तो देखो यहां पर बताया गया है कि किसी व्यक्ति की किसी कोशिकाओं में यदि चोट लग रही है, तो चोट लगने पर क्या हो जाता है, कोशिकाएं ब्रेक हो जाती है, सेल्स ब्रेक हो जाते हैं। उस कंडीशन में सबसे पहले तो ब्लड का फ्लो होगा, ब्लड निकलेगा आपके, तो ये ब्लड काफी सारा निकल रहा है, लेकिन ऑटोमेटिक ये जो आपको बड़े वाले कण दिख रहे हैं, इनको आप लोग जो मान सकते हो कि सर ये फाइब्रिनोजेन है। ये कण सारे के सारे कहाँ जमा हो जाएंगे, जहां पर आपकी चोट लगी है, और आपके ब्लड को क्या कर देंगे, वहीं पर रोक देंगे, आगे नहीं बढ़ने देंगे। तो इस प्रकार से रक्त का थक्का जो जम रहा है वो आपकी किस प्रोटीन के माध्यम से जम रहा है, आपको ध्यान रखना है। तो आपको ध्यान रखना है फाइब्रिनोजेन प्रोटीन जो है इसने रक्त का थक्का जमाया है। अब आगे और क्या क्वेश्चन है हमारे प्लाज्मा से जो बन सकता है, तो यहां पर आपसे एक प्रमुख कंडीशन जल की मात्रा जानना चाहेगा कि हमारा जो प्लाज्मा है कि सर इसमें जल की मात्रा कितनी है, पानी कितना होता है इसमें। तो बात की जाए प्लाज्मा के बारे में तो इसमें लगभग 90% पार्ट, कितना, लगभग 90% पार्ट जो है इसके अंदर जल होता है। तो बच्चों चलो देखो, ये तो आज था हमारा इंट्रोडक्शन ब्लड को लेकर। तो आगे की क्लास के लिए या इसके नेक्स्ट वीडियो के लिए हम मिलेंगे फिर अगली स्टेप पर।